हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। सॉलिड स्टेट में मैंने लेक्चर फर्स्ट में बात की थी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस था। मैंने बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है फॉर ए लॉन्ग रेंज, लेकिन अमोर्फस सॉलिड में मैंने क्या बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का इरेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है। मैंने वहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी दोनों की। तो आज मैं बात करूंगा इस चैप्टर में ओनली क्रिस्टलाइन सॉलिड की। सॉलिड स्टेट में मैं क्या बात करूंगा? ओनली क्रिस्टलाइन सॉलिड की, है ना। तो सॉलिड स्टेट एक्चुअली चैप्टर जो है उसमें इमेजिनेशन पावर काम करती है। अगर तुम्हारे पास इमेजिनेशन पावर अच्छी है, तो तुम इस चैप्टर को बड़े ही इजीली समझ सकते हो, क्योंकि ये पूरी 3 डायमेंशनल बेसिस है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी कैटेगराइज कर दिया गया है उसके टाइप्स में। कौन कौन से टाइप्स में उसको कैटेगराइज किया गया है? फर्स्ट है आयोनिक सॉलिड, देन सेकंड है मेटेलिक सॉलिड, थर्ड है कोवलेंट सॉलिड और फोर्थ कौन सा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। 4 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड को: आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अब मैं इन चारों में डिफरेंस की बात करता हूं। आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड में चारों में डिफरेंस की बात करता हूं। तो फर्स्ट मैं बात करता हूं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पे चारों में क्या डिफरेंस होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पे चारों में क्या डिफरेंस होता है? तो आयोनिक सॉलिड नाम से क्लियर है कि ये सॉलिड किससे मिलकर बना है? आयन से। मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? आयंस। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं आयोनिक सॉलिड में? आयंस होते हैं। मेटेलिक सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो मेटेलिक सॉलिड नाम से ही क्लियर है कि मेटल आएगी इसमें कांस्टेंट पार्टिकल की फॉर्म में। तो कांस्टेंट पार्टिकल मेटेलिक सॉलिड में क्या हुए? मेटल्स हुए। अच्छा, कोवलेंट सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो कोवलेंट सॉलिड, अच्छा कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, तो कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हुए? नॉन मेटल्स हुई। भाई कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स के बीच में बना है तो कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हुई कोवलेंट सॉलिड में? नॉन मेटल। लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स या फिर सेम टाइप के ही एटम्स। क्लियर है मेरी बात? ये डिफरेंस समझ में आया कांस्टेंट पार्टिकल्स के बेसिस पे इन चारों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो अब मैं सेकंड बात करता हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। किसकी बात करता हूं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। कि इनमें कौन कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं, उसके बेसिस पे ये चारों सॉलिड अपने बीच में किस तरीके का बॉन्ड रखते हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूं यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा आयनों के बीच में तुम 11th में पढ़ के आओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, उसकी वजह से किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ आयनिक सॉलिड में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसकी वजह से कौन सा बॉन्ड बना है? आयनिक बॉन्ड बना है। ठीक है, अगर मैं मेटेलिक सॉलिड की बात करूं, किसकी बात करूं? मेटेलिक सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो मेटल्स के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसके बेसिस पे कौन सा बॉन्ड बनता है? मेटेलिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? मेटेलिक बॉन्ड बनता है। मतलब मेटेलिक सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लगने से कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ? मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। मेरी बात क्लियर है? कोवलेंट सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल थे नॉन मेटल्स, मतलब नॉन मेटल्स के बीच में इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसके बेसिस पे कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। समझ में आई मेरी बात? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर मैं बात करूं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो एक वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। उस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैंने क्या बोला है, क्या नाम दिया है? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैंने क्या नाम दिया है? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात क्लियर हुई? क्या होता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैंने क्या नाम दिया है? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात क्लियर हुई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे इन चारों में डिफरेंस क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट मैं बात करता हूं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, एंड फोर्थ है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मैं आयनिक सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं। आयनिक सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं। मैंने अभी बोला था कि आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। भाई जब आयंस स्ट्रांगली बॉन्डेड है एक दूसरे से तो मेरे को उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। मतलब इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक सॉलिड्स का क्या हुआ? हाई हुआ। आयनिक सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? हाई हुआ। लेकिन मेटेलिक सॉलिड में क्या था? भाई मेटेलिक सॉलिड में भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। ऑब्वियसली आयरन है
तो आयरन को तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। मेटल को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, तभी तो वो हीट हो पाएगी। तो मेटेलिक सॉलिड क्या हुए, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कोवलेंट सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो कोवलेंट सॉलिड एक्चुअली इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी वेरी हाई होते हैं कंपैरिजन देन इट। भाई डायमंड है, क्या है, डायमंड है या फिर सिलिका है, मिट्टी है, तो ऑब्वियसली डायमंड को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है तुम्हें, सिलिका को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है तुम्हें। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं वो क्या रखते हैं, वेरी हाई रखते हैं। कौन, कोवलेंट सॉलिड। क्लियर है मेरी बात। बाकी मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लॉग। ये बात क्लियर है, पक्का। चलो अब मैं बात कर लेता हूँ आयनिक सॉलिड में फोर्थ डिफरेंस क्या होता है। फोर्थ डिफरेंस होता है कंडक्टिविटी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, कंडक्टिविटी के बेसिस पे। कंडक्टिविटी के बेसिस पे क्या बोलता है कि जैसे आयनिक सॉलिड, मैंने एग्जांपल लिया NaCl का। किसका एग्जांपल लिया मैंने, NaCl का। अच्छा NaCl सॉलिड फॉर्म में तो नॉन कंडक्टर ही होता है इलेक्ट्रिसिटी का, NaCl सॉलिड फॉर्म में तो नॉन कंडक्टर ही होता है, लेकिन जब NaCl को तुम मोल्टन स्टेट में लाते हो, NaCl को इसकी मोल्टन स्टेट में लाते हो तो ये कंडक्टेंस शो करता है। NaCl को जब मोल्टन स्टेट में लाते हो तो ये कंडक्टेंस शो करता है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि आयनिक सॉलिड अपनी मोल्टन स्टेट में कंडक्टिविटी शो करेंगे। आयनिक सॉलिड अपनी मोल्टन स्टेट में कंडक्टिविटी शो करेंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि आयनिक सॉलिड मोल्टन स्टेट में कंडक्टेंस शो करते हैं, जैसे NaCl। भाई NaCl को अगर मोल्टन स्टेट में लाओगे तो ये अपने आयंस में टूटेगा और आयंस में ये कंडक्टेंस शो करेगा। क्लियर है मेरी बात। चलो अब मैं बात करता हूं मेटेलिक सॉलिड में कंडक्टिविटी का क्या डिफरेंस। तो मेटेलिक सॉलिड की अगर मैं बात करूं कंडक्टिविटी के बेसिस पे, तो मेटेलिक सॉलिड में जो कंडक्टिविटी होती है ना वो वेरी हाई होती है, हाईएस्ट होती है मेटेलिक सॉलिड कंडक्टिविटी। क्यों होती है, भाई मेटल है तो मेटल के पास क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की। तो मेरे पास सपोज आयरन मेटल है, आयरन मेटल ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो Fe+2 का फॉर्मेशन हुआ। Fe+2 का जब फॉर्मेशन होगा तो सपोज इस क्रिस्टल में Fe+2 बॉन्ड बना रहा है, तुम बोलोगे ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये बॉन्ड कैसे बना सकते हैं, रिपेल क्यों नहीं कर रहे एक दूसरे को, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करना चाहिए। तो भाई ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे मूव करते रहते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ इस क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की एक गंगा बहती है। इस क्रिस्टल के अंदर भाई यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, तो इस क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की एक गंगा बहती है। इसको मैंने नाम दिया है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसको मैंने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यहाँ बीच बीच में इलेक्ट्रॉन इंसर्ट रहते हैं, इसको मैंने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये जो पॉजिटिव है इसको मैंने नाम दिया है कार्ड। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के एग्जिस्टेंस की वजह से ये ज्यादा कंडक्टिविटी शो करते हैं। कौन, मेटेलिक सॉलिड। मेरी बात क्लियर है। कोवलेंट सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो कोवलेंट सॉलिड कंडक्टिविटी लॉ शो करेंगे और मॉलिक्यूलर सॉलिड भी लॉ कंडक्टिविटी शो करेंगे। चारों डिफरेंस क्लियर हुए, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, अगर मैं आयनिक सॉलिड के एग्जांपल की बात करूं तो एक एग्जांपल तो मैंने तुम्हें बता दिया है, NaCl होता है। एक एग्जांपल तो NaCl होता है। और कौन कौन सा है जिसमें कैटायन एनायन होते हैं, भाई NaCl हुआ, CF2 हुआ, ZnS हुआ, KCl हुआ, एटसेट्रा, CSCl हुआ, कुछ भी ले सकते हो आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, मेरी बात क्लियर है। चलो मेटेलिक सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो कोई भी मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखे, ठीक है, जैसे फेरस, जिंक, सोडियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, मेटल लेनी है, कुछ भी लो। क्लियर है। चलो कोवलेंट सॉलिड के एग्जांपल क्या हुए, कोवलेंट सॉलिड के एग्जांपल मैंने भी बताया थे, डायमंड हुआ, सिलिका हुआ। मतलब डायमंड मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन का ही अल्ट्रोफ है डायमंड, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड। सिलिका सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड और सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड। ठीक है। अच्छा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या हुआ, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हुआ कि मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रॉन्ग वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, तो CO2 H2O I2 ये अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐसा है, CO2 H2O I2, फास्फोरस और सल्फर अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ये चारों एग्जांपल क्लियर हुए, चारों के डिफरेंस क्लियर हुए। तो ये थे अपने टाइप ऑफ। अपन बात कर लेते हैं किसकी, लैटिस की। देखो मैंने सॉलिड क्या बताया था, मैंने बोला सॉलिड के बीच इंटरन्यूक्लियर अट्रैक्शन काफी ज्यादा पाया जाता है, मतलब वो हाईली क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। तो उस क्लोजली पैकिंग को ही मैंने क्या बोला है, लैटिस बोला है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ लैटिस क्या होता है, एक रेगुलर
regular arrangement of constituent particles in 3D। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट किसमें, 3 डायमेंशनल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट, उसको मैंने क्या नाम दिया है, लैटिस। और वी कैन से रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स का रेगुलर अरेंजमेंट, उसके मैंने क्या नाम दिया है, लैटिस नाम दिया है। जैसे देखो, सपोज मैंने यहाँ पे माना कि मेरे पास ये कोई भी एक एटम है और उस एटम का ये न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर ये शेल्स होती है। भाई ये मेरे पास एटम है, इस एटम के चारों ओर ये शेल्स होती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है इसको शो किया, ये एक एटम का न्यूक्लियस, दूसरा, तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा, और इन एटम्स का मैंने क्या किया, एक रेगुलर अरेंजमेंट किया। अब देखो, इन 2 एटम्स के नीचे एटम, मैंने बताया था उस दिन कि 2 एटम्स के नीचे ही क्यों रखा मैंने एटम, क्योंकि इससे पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ गई थी। उससे क्या हुआ था, पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ गई थी। ठीक है, तो ये मैंने इसको इस टाइप से अरेंज कर दिया। ठीक है, ये मैंने इसको इस टाइप से अरेंज कर दिया है। ये जो एटम का जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये एक एटम है और उसका ये एक न्यूक्लियस है। एटम 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 एक रेगुलर अरेंजमेंट है किसका, एटम्स का। ये 3 डायमेंशन में है, या फिर मैं बोल सकता हूँ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो इस पूरे को तो मैंने क्या बोला है, लैटिस। और एक एटम के न्यूक्लियस को मैंने क्या बोला है, लैटिस पॉइंट। क्या नाम दिया मैंने इसको, लैटिस पॉइंट। ये बात क्लियर हुई मेरी, क्या होता है लैटिस, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशन। चलो अपन बात कर लेते हैं किसकी, यूनिट सेल की। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, यूनिट सेल। क्या होता है यूनिट सेल, देखो जब घर बनता है तो एक दीवार कैसे बनती है, दीवार बनती है एक ब्रिक के नीचे ब्रिक के ऊपर ब्रिक। ठीक है, तो ब्रिक के बार बार रिपीटेशन से, ब्रिक के रेगुलर अरेंजमेंट से क्या किसका फॉर्मेशन होता है, पूरी वॉल का फॉर्मेशन होता है, पूरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो मैं यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया, यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल होती है कि स्मॉलेस्ट 3D यूनिट जिसके बार बार रिपीटेशन से किसका फॉर्मेशन हो, लैटिस का फॉर्मेशन हो। यहां पे मैं बोल सकता हूं कि एक सिंगल ब्रिक किसकी फॉर्म होती है, यूनिट सेल की फॉर्म होती है, और जो पूरी वॉल होती है वो किसकी फॉर्म होती है, लैटिस की फॉर्म होती है। मतलब यूनिट सेल के बार बार रिपीटेशन से लैटिस का फॉर्मेशन होना। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट which can form lattice after repetition। ठीक है, ये बात क्लियर हुई मेरी। द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट which can form lattice after repetition, वो सबसे छोटी 3D यूनिट जिसके बार बार रिपीटेशन से किसका फॉर्मेशन हो, लैटिस का फॉर्मेशन हो। ये बात क्लियर हुई मेरी। कैसे होता है, मैंने अभी लैटिस बना के बताया था तुम्हें कुछ इस तरीके से। ये एटम्स का अरेंजमेंट था रेगुलर, इसके नीचे अरे 2 एटम्स के बीच में एक एटम, ये कुछ इस तरीके से एटम्स का अरेंजमेंट मैंने अभी आपको शो किया था लैटिस में। ठीक है, ये एटम्स का अरेंजमेंट था जो मैंने अभी आपको लैटिस में शो किया था। अब देखो क्या होता है, इस एक पॉइंट को मैंने क्या बोला था, लैटिस पॉइंट। क्या नाम दिया था इसको मैंने, लैटिस पॉइंट बोला था। तो इन लैटिस पॉइंट, अब मैंने क्या किया है, इन दोनों लैटिस पॉइंट को आपस में जोड़ा, इन दोनों लैटिस पॉइंट को आपस में जोड़ा। अब इन दोनों लैटिस पॉइंट को मैंने आपस में जोड़ा, यहां से ये ठीक है, यहां पे ये मेरे पास एक स्मॉलेस्ट 3D यूनिट है, स्मॉलेस्ट 3D यूनिट है, एक क्यूब टाइप बना है। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट 3D यूनिट है।
तो इसको ही मैं क्या बोलता हूं, यूनिट सेल। इसको मैंने क्या बोला है, यूनिट सेल। इस पूरी यूनिट के बार बार रिपीटेशन से किसका फॉर्मेशन होता है, लैटिस का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है रिपीटेशन, देखो मैंने क्या किया है, मैंने अब इन दोनों पॉइंट को वापस जोड़ा है, इन दोनों पॉइंट को मैंने वापस जोड़ा है। अब इन दोनों पॉइंट को मैंने वापस यहां पे नीचे जोड़ा, ठीक है। ये देखो सेम ऐसी की ऐसी ही यूनिट वापस इसके जॉइंट में है, मतलब इसका बार बार लॉन्ग रेंज तक रिपीटेशन होगा, मतलब ये पूरा क्या बनाएगा मिलके, एक लैटिस का फॉर्मेशन करेगा। इसी चीज को मैंने क्या नाम दिया है, यूनिट सेल। इस स्मॉलेस्ट, इस एक यूनिट को मैंने क्या नाम दिया है, यूनिट सेल। इसके रिपीटेशन से क्या बना है, लैटिस। ये बात क्लियर हुई। अब यूनिट सेल को भी कैटेगराइज कर दिया गया है, यूनिट सेल को भी कैटेगराइज कर दिया गया है कितने पार्टों में। यूनिट सेल को मैंने कैटेगराइज किया है, पहला है सिंपल यूनिट सेल। फर्स्ट क्या है, सिंपल यूनिट सेल, या फिर इसको मैं बोलता हूं प्रिमिटिव यूनिट सेल, या फिर इसको क्या बोल सकता हूं मैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। एंड सेकंड है क्या, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। मैंने क्या किया, यूनिट सेल को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल, एंड सेकंड है क्या, सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब मैंने सेंटर्ड यूनिट सेल को भी तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है मेरे पास क्या, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एफसीसी, इसको तुम बोलते हो एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेकंड है मेरे पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी जिसको तुम बोलते हो, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड थर्ड है मेरे पास एंड सेंटर्ड, थर्ड कौन सी है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, ईसीसी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। मैंने क्या किया, अब यूनिट सेल ओवरऑल चार पार्ट्स में क्लासिफाई हो चुकी है, सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब अपन बात करेंगे एक एक की सिंपल यूनिट सेल की, किसकी, तो चलो अपन बात कर लेते हैं किसकी, सिंपल यूनिट सेल की, प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको मैं बोलता हूं प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। तो देखो क्या होता है सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। मेरे पास ये एक सिंपल क्यूब है, ये मेरे पास क्या है, एक क्यूब है। तो ध्यान रखना वो यूनिट सेल जिसमें एटम्स का अरेंजमेंट कहां होता है, ओनली एट कॉर्नर्स। कहां पे, क्यूब के कॉर्नर्स पे। कहां पे होता है, क्यूब के कॉर्नर्स पे। तो ये मेरे पास क्यूब है, तो देखो इस क्यूब के कितने कॉर्नर्स तुम्हें दिख रहे हैं, एक कॉर्नर इसका ये रहा, मतलब एक एटम अरेंज यहां रहेगा, एक यहां पे, एक यहां पे, चार एटम तो इस वाली फेस पे और चार एटम इस वाली फेस पे। 8 कॉर्नर है इस क्यूब के, दिख रहा है क्लियरली भाई। इस क्यूब में कितने कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स है। तो सिंपल यूनिट सेल को मैं बोल सकता हूं एटम्स आर सिचुएटेड, एटम्स कहां सिचुएटेड होते हैं, ओनली एट कॉर्नर्स। एटम्स कहां सिचुएटेड होते हैं, ओनली एट कॉर्नर्स। तो कॉर्नर पे जब एटम्स सिचुएटेड होते हैं तो उसे मैं क्या बोलता हूं, सिंपल यूनिट सेल। मेरी बात क्लियर हुई। एग्जांपल में क्या लूंगा इसका, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। एग्जांपल क्या लूंगा मैं इसका, क्यूबिक यूनिट सेल। मेरी बात क्लियर हुई। एटम्स कहां सिचुएटेड होते हैं, ओनली एट कॉर्नर्स, ठीक है। तो चलो अब मैं बात कर लेता हूं इन कॉर्नर्स पे। देखो एटम्स अरेंज है, ठीक है, इन कॉर्नर्स पर एटम अरेंज है। अब देखो मैंने बोला कि ये एक न्यूक्लियस है किसी एटम का, स्फीयर तो ऐसा होगा इसके आसपास, इसके आसपास स्फीयर ऐसा होगा। तो अब एक चीज देखो, क्या ये पूरा स्फीयर, क्या ये पूरा एटम इस क्यूब के अंदर आ रहा है क्या, क्या ये पूरा एटम इस क्यूब के अंदर आ रहा है क्या, नहीं। ओनली कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट इस क्यूब के अंदर आ रहा है, ये वाला पार्ट इस क्यूब के अंदर आ रहा है। मतलब ये हाफ पार्ट इस एटम का तो बाहर ही है, हाफ पार्ट इस क्यूब का, इस एटम का इस क्यूब के तो बाहर ही है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूं, इस हाफ पार्ट को बाहर बना लेता हूं अलग से। ये मैंने क्या किया, इस एटम का हाफ पार्ट मैंने बाहर बना दिया, ठीक है। अब देखो इसका ये सेंटर है, ये इसकी सेंटर है,
ये इसकी सेंटर है, तो इसमें देखो एक्सिस देखो इसकी, एक इधर और एक इधर, बाकी दो इसकी ऐसे जाएगी, मतलब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये इसकी 4 एक्सिस होगी। मतलब अब इसका कौन सा पार्ट काम आ रहा है, ये वाला पार्ट ही तो काम में आ रहा है, ये वाला पार्ट ही तो काम में आ रहा है, ठीक है। मतलब अब तुम देख रहे हो इसमें आधे एटम का भी 1/4 पार्ट काम में आ रहा है, आधे एटम का भी 1/4 पार्ट काम में आ रहा है। तो भाई ये पूरा एटम है, पूरे एटम का कितना पार्ट क्यूब के अंदर है, 1/8 पार्ट क्यूब के अंदर है। मेरी बात क्लियर हुई भाई, ये पूरा एटम है, ये पूरा एटम है, तो पूरे आधे का कितना आ रहा है, 1/4 पार्ट काम में आ रहा है, तो पूरे का कितना आएगा 1/8। अच्छा ऐसे कितने एटम है, 1 2 3 4 ऐसे 8 एटम है, एक का कितना आ रहा है 1/8 पार्ट काम में आ रहा है, एक का कितना आ रहा है 1/8 पार्ट काम में आ रहा है, तो 8 एटम्स का कितना काम में आएगा 8 × 1/8, 8 एटम्स का कितना काम में आएगा 8 × 1/8। मतलब ओवरऑल कितने एटम सिंपल यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करते हैं 1 एटम। ओवरऑल कितने एटम इस सिंपल यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करते हैं 1 एटम। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, समझ में आया। एक एटम का 1/8 पार्ट ही काम में आ रहा है, आधे एटम का 1/4, तो पूरे एटम का 1/8, मतलब 8 एटम का 1/8 पार्ट काम में आ रहा है। मेरी बात क्लियर हुई, 8 एटम का 1 एटम इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये थी अपनी सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, सेकंड है मेरे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो देखो फेस सेंटर्ड में क्या होता है, ये मेरे पास क्यूब, ये मेरे पास क्यूब है, ठीक है। अब देखो एटम्स कॉर्नर पे तो सिचुएटेड है ही है, एटम्स कॉर्नर पे तो सिचुएटेड है ही है, 8 कॉर्नर्स इसके। और फेस सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ कि फेस पे भी एटम सिचुएटेड होगा। अच्छा इस क्यूब में कितनी फेसेस है, मेरे पास ये एक क्यूब है, मेरे पास ये एक क्यूब है, ये देखो ये मेरे पास क्यूब है, इस क्यूब में कितनी फेसेस है, एक फेस, दूसरी फेस, तीसरी फेस, चौथी, 5 और 6 फेसेस है इस क्यूब में। टोटल कितनी फेसेस है 6 फेसेस है। और कॉर्नर कितने हुए, कॉर्नर हुए इसमें कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 कॉर्नर्स और 6 फेसेस, मतलब 8 कॉर्नर्स पे एटम सिचुएटेड रहेंगे और 6 फेसेस पे एटम सिचुएटेड रहेंगे। तो ये देखो फेसेस पे, एक फेस पे ये रहा, दूसरी फेस पे ये रहा, तीसरी पे एटम, चौथी पे, और एक आगे, एक उस साइड में और एक इस साइड में, एक उस साइड में और एक इस साइड में, ठीक है। तो 2 एटम इस जगह सिचुएटेड, मतलब 6 एटम तो फेसेस पे और 8 एटम कॉर्नर्स पे, ठीक है। अच्छा कॉर्नर्स का तो तुम्हें पता ही है कि कितना पार्टिसिपेट कर रहे थे, 8 एटम्स का 1/8 पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ओवरऑल कितना एटम कॉर्नर पे 1 एटम, ठीक है। ओवरऑल कितना एटम 1 एटम, ठीक है। अच्छा फेसेस की अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरे पास एक दीवार है, ये मेरे पास एक दीवार है। अगर मैं इस पे बॉल लगाता हूं तो बॉल पे क्या होगा, आधा पार्ट इस दीवार के उस साइड और आधा पार्ट दीवार के इस साइड, मतलब क्यूब में तो आधा पार्ट ही काम में आएगा, क्यूब में तो आधा पार्ट ही काम में आएगा। और ऐसे कितने एटम है, ऐसे कितने एटम है भाई, फेस के अंदर तो आधा पार्ट ही है, मतलब क्यूब के अंदर तो आधा पार्ट ही है। और ऐसे कितने एटम है 6 एटम है, ऐसे कितने एटम है 6 एटम है, तो 6 का कितना आधा पार्ट काम में आएगा, मतलब 3 एटम। फेस पे कितने एटम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फेसेस पे 6 फेसेस पे कितने एटम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 3 एटम। ओवरऑल फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कितने एटम से मिलकर बनी होती है 4 एटम्स, ठीक है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कितने एटम से मिलकर बनी होती है 4 एटम से मिलकर बनी होती है। ये बात क्लियर हुई फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। चलो अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अब अपन बात करते हैं किसकी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। देखो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि पूरे क्यूब के अंदर, पूरी यूनिट सेल के अंदर एक सेंटर में भी एटम प्रेजेंट होता है, सेंटर में भी एटम प्रेजेंट होता है। मतलब कॉर्नर पे तो 8 एटम प्रेजेंट है ही है, कॉर्नर पे तो ये क्यूब देख रहे हो तुम, कॉर्नर पे तो 8 एटम प्रेजेंट है ही है। इसके अलावा इसके एक सेंटर में भी एटम प्रेजेंट होता है। कहां पे, एक सेंटर में भी एटम प्रेजेंट होता है। मतलब कॉर्नर पे तो कितना पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है इसका, कॉर्नर्स पे कर रहा है 8 एटम्स का 1/8 पार्ट पार्टिसिपेट, ठीक है। तो 1 एटम तो ओवरऑल
सेंटर कॉर्नर्स पे पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके अलावा ये मेरे पास क्यूब है, इस क्यूब के बीचों बीच एक एटम है, इस क्यूब के बीचों बीच एक एटम है, तो वो है तो पूरा क्यूब के अंदर ही, मतलब ओवरऑल पूरा एटम ही क्यूब में पार्टिसिपेट करेगा, यूनिट सेल में पूरा एटम ही पार्टिसिपेट करेगा। तो एट सेंटर सेंटर में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, पूरा 1 एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बात क्लियर हुई मेरी, बॉडी सेंटर्ड में कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। चलो अब मैं बात कर लेता हूं लास्ट एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की, किसकी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कुछ नहीं है, फेस सेंटर्ड में क्या था, फेस सेंटर्ड में 6 फेसेस पे एक एक एटम प्रेजेंट था, 6 फेसेस पे एक एक एटम प्रेजेंट था। एंड सेंटर्ड में क्या होता है, कोई भी 2 फेस पकड़ लो, जैसे ये मेरे पास क्यूब है, 8 कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट है ये, इसके अलावा चाहे तो तुम कोई भी 2 अपोजिट फेस है, या तो ये वाली हो या ये वाली, या फिर ये वाली, कोई भी 2 अपोजिट फेसेस लेनी है अपने को, किसमें, एंड सेंटर्ड में। और उन दोनों अपोजिट फेसेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मेरे पास ये क्यूब है, ठीक है, ये मेरे पास क्यूब है, और इस क्यूब में कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट है जिसका 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा था, ये कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है, मतलब कॉर्नर्स पे कितना प्रेजेंट है, 8 × 1/8, 1 एटम तो कॉर्नर पे पार्टिसिपेट कर रहा था। इसके अलावा कोई भी 2 अपोजिट फेस है, मैंने ये वाली और ये वाली फेसेस पकड़ ली, ये वाली और ये वाली फेस पकड़ ली, एक एटम यहाँ प्रेजेंट है और एक एटम यहाँ प्रेजेंट है। अभी मैं बता के आया हूं कि फेस पे एटम कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, आधा पार्टिसिपेट कर रहा है। मैंने बताया था दीवार के अंदर तुम बॉल डालोगे तो बॉल में आधा पार्ट तो इधर रहेगा और आधा इस फेस के दूसरी साइड रहेगा, मतलब क्यूब के अंदर तो आधा ही कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है एटम। तो 2 एटम का कितना एटम कॉन्ट्रीब्यूट करेगा भाई, एक एटम का आधा हो रहा है तो दोनों का क्या आएगा, 2 × 1/2, मतलब 1 एटम, किस पे, एंड फेसेस पे, ठीक है। मतलब ओवरऑल एंड सेंटर में भी कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 एटम्स। ये बात क्लियर है मेरी, ओवरऑल एंड सेंटर में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2